दोस्तों, व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। तो आइए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। वर्तमान में जीते जीते कभी अतीत की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, उनका कुछ रिश्ता भी होता है वर्तमान से। पहले अभी जो चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया, चुनाव होने के पहले चुनाव आयोग जो SIR का करा रहा प्रक्रिया, यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अब इसके बाद क्या क्या कुछ हो रहा है इस देश में, आप सभी इससे अवगत हैं, आप सबको पता है। लेकिन क्या ही बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष SIR के विरुद्ध खड़ा है। क्यों आखिर? इसमें कौन सा राज है कि वो पुराने इलेक्टोरल रोल को चेंज होने नहीं देना चाहता है? इतनी तीव्र जब विरोध उत्पन्न हो रही है, दिखाई दे रही है, तो मामला कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अधिक गंभीर होगा। अब जैसे बंगाल में आप देख लें तो वहाँ तो बस वो इतना मुखर हो गई हैं, और बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान करके रख दी हैं। सरकारी तंत्र का किस तरह से उपयोग दुरुपयोग किया जा सकता है, इस सब की कलाकारी वे उन सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल की एक बात है कि संभवतः आज ही ये सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, इनको कुछ झाड़ते हुए कहा कि आप समझ नहीं रही हैं कि क्या हो रहा है। विधानसभा भंग हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन ये प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, उसके बाद करते रहिएगा तमाशा। कुछ ऐसा ही कथन है सर्वोच्च न्यायालय का। ये दिखाता है कि कितना मतलब ये माने विघ्न उपस्थित कर रही हैं। मतलब एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इलेक्शन हो, उसके लिए इतनी मतलब मशक्क़त करनी पड़ रही है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को। ये है क्या? लेकिन दोस्तों, ये मामला तो अगर इतिहास के पन्नों से अगर आप तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं है। हम आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले चलते हैं जहाँ वृत्तांत कुछ इस तरह का है कि एक कमरे में कांग्रेस के सभी वरीय नेता बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसमें गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, श्री राजगोपालाचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और कुछ एक आध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सब लोग बैठे हैं। तो ये शांति दोस्तों इसलिए है कि उत्सुकता है सबके मन में। मसला ये है कि स्टेट वर्किंग कमेटीज़ को, कांग्रेस की स्टेट वर्किंग कमेटीज़ को ये बात स्पष्ट कर दी गई कि 1946 के इलेक्शन में जो अध्यक्ष होंगे, चुने जाएंगे, वे ही इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होंगे और वे ही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए थे स्टेट वर्किंग कमेटी को, और उनका अपना रिकमेंडेशन मांगा गया था। सब कुछ मतपत्र की तरह सील ये में रखे, एक जैसे खोलना शुरू किया गया, काउंट करना।
तो ऐसा हुआ कि उसमें से एक वोट किसी भी कारण से शायद कैंसिल हो गया, खारिज हो गया। इसके 2 वोट श्री राजगोपालाचारी को मिले और बचे हुए 12 के 12 वोट सभी वल्लभ भाई पटेल को मिले। यानी नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। 1-2 मिनट के बाद वो तमतमा कर उठे और वहाँ से काफ़ी तेज डग भरते हुए निकल गए। जाहिर है गुस्सा होने की बात थी, लेकिन कांग्रेस को जो आपने दिया वही कांग्रेस आपको दे रहा है। लेकिन बात इससे थोड़ी ही बनती है, बात कुछ और बातों से बनती है। कल सुबह लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए और इस तरह से उन्होंने ये इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर तथा भारत के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अब मामला ये था कि ये हुआ कैसे। तो जानकारी मिलती है इस बात में कि गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से इस्तीफ़ा मांग लिया और पटेल जी जानते थे कि गांधी जी के पीछे कई तरह की ताकतें हैं, कुछ इधर कुछ उधर, ये सब काम करती हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नानुकुर नहीं किया, उन्होंने अपना सौंप दिया उनको और उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हो गए। अब एक वो चुनाव था जिसका दम कांग्रेस पार्टी भरती है आज भी, एक वो चुनाव था और एक ये चुनाव है। इस पर आपका व्यू क्या है ये बताइएगा। लेकिन इसके पहले जाते जाते एक और बात आपके समक्ष रख दें कि इस पूरे प्रकरण में ये नहीं पता कि गांधी को किन ताकतों ने इस तरह का अन्याय, खुला अन्याय करने के लिए दबाव डाला। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा संदेश उनको एडविना माउंटबेटन से मिला। यानी दोस्तों, इस देश की तकदीर उस विदेशी महिला, फिरंगी महिला एडविना माउंटबेटन ने लिखा था। जय श्री राम।